नमस्कार, चंद्रा क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर की जो सीरीज है उसके मंथ में हम लोग पहुंच चुके हैं, मार्च के महीने में। ये आपको बहुत जल्द जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज़रूरी है वो सब आपको मिल रहा है। आपको पता है आपके आने वाले एग्जाम्स में जितना भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जीएस का सेक्शन बहुत अधिक रोल प्ले करने वाला है। उस जीएस के सेक्शन में भी जो आपका करंट अफेयर का जितना भी सीरीज है वो आपके एग्जाम में बिल्कुल सहयोग करेगा, है ना। अब पॉइंट जरा समझिएगा, आपका एग्जाम होने वाला है जीआईसी, आपका एग्जाम होने वाला है जीडीसी, आपका एग्जाम होने वाला है जितने भी यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड एग्जाम आपके बैक टू बैक हो रहे हैं वो, और साथ साथ तमाम वो सारे एग्जाम्स हैं जिसमें करंट अफेयर के रोल आपको पता ही है कि सब मिलने ही वाले हैं। तो जरा समझिएगा, जरा समझिएगा, आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट है ये हम आपके लिए खबर ला लिए हैं। आइए हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं मार्च के महीने करंट अफेयर। इसके जस्ट बाद अप्रैल का आ जाएगा और आपको पता है कि आने वाला जो 6 महीना होता है एग्जाम से जस्ट 6 महीने पीछे का करंट अफेयर बहुत सीरियस मोड में रहता है, यानी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में ये करंट अफेयर का सेक्शन बहुत मदद करेगा। समझते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। आपको 77वां गणतंत्र दिवस जरूर याद रहा होगा, खूब जो है चर्चा में रहा। क्योंकि अब की बार जो पहली बार जो गेस्ट थे हमारे चीफ गेस्ट वो उर्सुला वॉन डेर और लेयन, है ना, ये लोग थे, यानी यूरोपियन यूनियन रिलेशन और एफटीए, ये दोनों लोग थे। और इनके बारे में कुछ खास बातें क्या है साहब, पहला बात तो यही जान लेते हैं। मुख्य जो अतिथि हैं एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, साथ साथ उर्सुला वॉन डेर लेयन ये यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष हैं। ये पहली बार दो लोग जो है आए हैं, ये राष्ट्राध्यक्ष ना होकर के किसी परिषद के किसी यूनियन के अध्यक्ष थे जिनको अब की बार चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। अब की बार जो हमारा 77वां गणतंत्र दिवस है उसका जो थीम था वंदे मातरम था, और वंदे मातरम के आपको पता है 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। फरवरी महीने का आप करंट अफेयर देखिएगा, उसमें हमने पूरा राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के बारे में खूब चर्चा करी, जिस यहाँ से एक क्वेश्चन 110% आपका पक्का ही है, आप उस पॉइंट्स को देख करके जाएंगे। कुछ और इनके साथ साथ 10,000 के आसपास जो विशेष मेहमान आमंत्रित थे। और आपको पता है गणतंत्र दिवस पूरा का पूरा जो राष्ट्र है भारत राष्ट्र वो मिलकर के चलाता है, यानी मनाता है। उस मनाने के दौरान बहुत कुछ बातें होती हैं, जैसे ओके, बहुत अच्छे, जैसे आपको पता है कि वहाँ पे बहुत सारे जो स्टेट हमारे वो मिल करके झांकियाँ निकालते हैं। उन झांकियों में सबसे टॉप की झांकी कौन है, किनको नंबर 1 प्राइज मिला है, उसके बारे में भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं उसका। आपको पता है 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेश और 13 मंत्रालय यहाँ पे मिल करके झांकियाँ निकाले थे। इन झांकियों में नंबर 1 झांकी जो है महाराष्ट्र को दे दिया गया, जिसकी थीम थी गणेश उत्सव, है ना। भगवान श्री गणेश के बारे में जो है ये थीम थी और उनको नंबर 1 का थीम मिला है। बस इतनी सी ही बात आपके लिए काम की है। दूसरा, जम्मू कश्मीर का हस्तशिल्प पे आधारित झांकी थी जो आपको मिला केरल वाटर मेट्रो, इसके आधार पे मिला। नागरिकों के पसंद के आधार पे सिर्फ 3 राज्य जो है गुजरात चुने गए, उत्तर प्रदेश जो है नंबर 2 पे चुना गया और बुंदेलखंड नंबर 3 राजस्थान जो है नंबर 3 पे मान लिया गया। उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड है उसकी संस्कृति के आधार पे जो है उत्तर प्रदेश ने रिप्रेजेंट किया था, जिसको नंबर 2 पे मिला। ये नागरिक चॉइस अवार्ड होता है, यानी देखने में कितना अच्छा लगा ये नागरिक बताएंगे। केंद्र सरकार ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का नया लोगो और शुभंकर जारी किया है ना, शुभंकर जारी किया है। 1 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया। अशोक चक्र सत्य पारदर्शिता सुशासन का प्रतीक, ये जो है अशोक चक्र अब हमारा नया शुभंकर हो जाएगा। किसका? केंद्र सरकार जो सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय है उसका। ठीक है, बढ़िया बात है। कुछ और बात है, रुपए का चिन्ह के आधार पर जरा बात कर लेते हैं। रुपए का जो चिन्ह है उसमें आर्थिक नियोजन एवं नीति निर्माण
के आधार पे केसरिया, सफेद, हरा, गहरा नीला रंग का प्रयोग कर लिया गया है और रुपए के चिन्ह को नाम बदल करके क्या दे दिया गया, सांख्यिकी जो है ये शुभंकर नाम बना दिया गया है रुपए के बारे में। यानी रुपया का चिन्ह होगा, उसमें क्या क्या शामिल होगा, ये सारे पॉइंट्स हैं और शुभंकर का नाम सांख्यिकी होगा। उदय, उदय स्कीम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। आपको पता है UIADAI, उदय है ना, उदय, उदय ये बताया गया। ठीक है, अब उदय के बारे में आपको पता हो कि यह 8 जनवरी 2026 को इसके बारे में एक शुभंकर जारी किया गया है। आपको पता है कि आधार जो स्कीम है UADAI के द्वारा ही जारी किया जाता है। और क्या खास बात है, 8 जनवरी 2026 को उदय का शुभंकर जारी कर लिया, यानी आधार कार्ड का शुभंकर जारी कर लिया गया है। हाँ, अब जो UIDAI के अध्यक्ष है नीलकंठ मिश्र जी हैं, नीलकंठ मिश्र जी उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब उदय के बारे में थोड़ा सा और खास बात क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि 12 जनवरी 2016 को ये बना था UIDAI। स्थापना इसकी 2009 में हुई थी। कब हुई थी साहब, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। सांविधिक निकाय आधार अधिवर्ष 2016 के तहत किया गया और पहले अध्यक्ष नंदन नीलेकणी 2009 से 2014 के तहत ये स्थापित किए गए थे। पहले अध्यक्ष नंदन नीलेकणी थे, अभी कौन है, नीलकंठ मिश्र जी हैं, नीलकंठ मिश्र जी हैं। बढ़ते हैं आगे, सागर मैत्री मिशन के बारे में थोड़ा सा खास बात। सागर मैत्री मिशन जो है भारत के द्वारा शामिल किया गया है और ये जो हिंद महासागरीय देश हैं, हिंद महासागरीय देश कौन कौन से हैं, उन 8 देशों के नाम शामिल कर लेते हैं और बताते हैं। ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सब के सब जो है 8 देश जो हिंद महासागरीय देश हैं इनको शामिल किया गया है। और इसमें INS सागर ध्वनि, इसका नाम क्या है साहब, INS सागर ध्वनि को कोच्चि से रवाना कर दिया गया, जो 1994 में कमीशन किया गया था। INS सागर ध्वनि। खबर इंपॉर्टेंट है, जब आप समझते हो कि ये खबरें हमारे दिमाग में आई हैं, कभी चर्चा हुआ है, तो आप फटाक से उस MCQs को टैकल करके आगे बढ़ जाते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ लगातार जो GS के क्लासेस हैं वो चलाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिए थे, लेकिन अब की बार जो LT का GS देखा उन्होंने और जिस लेवल का पूछा गया था उस लेवल को कवर करने के लिए उनको लगा कि भाई साहब उस 30 क्वेश्चन में से थोड़े से और कर लेते, 2-4-10 क्वेश्चन और कर लेते तो शायद हम लोग इन होते, मेंस दे रहे होते। GS का रोल बहुत ही अहम होने वाला है, तो आप इसको लगातार पढ़ते रहिए। एक एग्जाम अभी आपका BO लाइन पे है, 150 पोस्ट तो कंफर्म में आने ही वाला है। साथ साथ BO के बाद RO की भी वैकेंसी आने वाली है, ये भी आपका एग्जाम ऑन द वे है, ऐसा समझ लीजिए। साथ साथ हाई कोर्ट का ARO एग्जाम वो भी आ रहा है, उसमें GS का सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसके लिए चंद्रा क्लासेस जाना जाता है, चंद्रा क्लासेस जाना जाता है, उसके लिए यानी कि TGT, PGT है ना, साथ साथ नेट, JRF, इन सब में भी आपका GS अहम रोल अदा करने वाला है। अब जितने भी आयोग से एग्जाम आएंगे, आयोग से जितने एग्जाम आएंगे उसमें GS आपका रहना ही रहना, तो आप उसको कतई लापरवाही के तौर पे ना देखें। GS के बैचेस लगातार चल रहे हैं, ज्वाइन करिए और पढ़िए और अपने जो एक तरीके से ना सिलेक्शन में इन्हेंसमेंट लाइए। नहीं तो पढ़ाई करने के दौरान हम लोग बहुत सारी बातें पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा आज के समय इंपॉर्टेंट तो यही हो गया है कि पढ़ने से ज्यादा छोड़ना क्या है ये जरूरी हो गया है। पढ़ने से ज्यादा छोड़ना क्या है ये जरूरी हो गया है। ठीक है, चलिए बढ़िया बढ़िया, थोड़ा और नजर डालते हैं और हम लोग समझते हैं कि क्या ही बदलाव हुआ होगा। अब इस सिचुएशन में लोकायन 26 के बारे में खबर जानते हैं। लोकायन 26 क्या है, लोकायन 26 क्या है, लोकायन 26 लोकायन 26 क्या है इसके बारे में जानते हैं। वैश्विक समुद्री मैत्री अभियान, इसके बारे में
अच्छा, INS सुदर्शनी कोच्चि जो है रवाना किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा नजर डालते हैं। लोकायन 26 प्रोग्राम के बारे में। समुद्री मैत्री अभियान INS सुदर्शनी कोच्चि से रवाना किया गया है। 10 माह की यात्रा करेगा लोकायन, 22,000 नॉटिकल मील की यात्रा करेगा, या 13 देशों की यात्रा में यह रहने वाला है। अब कमाल की बात यह है, एस्केल ए सेट जो है यह चलाया गया है, इसके द्वारा फ्रांस का समुद्री महोत्सव है ये एस्केल ए सेट, उसके द्वारा ये कवर किया जाएगा। जुलाई 2026 में आपको सुनने में बड़ा आश्चर्य होगा कि 4 जुलाई 2026, 4 जुलाई 2026 यूएसए का बर्थडे होता है भैया, यानी अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। उस वक्त स्वतंत्रता का जो दिवस है अमेरिका का, उसके 250 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 2026 में ये 250 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उसमें ये शामिल होगा। कौन शामिल होगा? कौन शामिल होगा? अभी अभी हमने बताया लोकायन 26 के तहत जो ये INS सुदर्शनी है ये जाएगा वहां शामिल होने। INS सुदर्शनी क्या है? नौसेना का दूसरा नौकायन पोत है। ये क्या है साहब? नौसेना का दूसरा नौकायन पोत है, दूसरा नौकायन पोत है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये चलाया गया है। 2012 में नौसेना में कमीशन किया गया। उसी के साथ साथ हम थोड़ी सी और नजर डाल लेते INS कौंडिन्य के बारे में। कौंडिन्य क्या है? यह लकड़ी से निर्मित यान है। पहला जो है पाल विधि से चलाने वाला ये यान है। पहली विदेश यात्रा इसकी ओमान रही। अजंता गुफा में चित्रित पोत के आधार पर इसको बनाया गया था, और 21 मार्च 2025 को पिछले साल इसको शामिल किया गया। 1 साल पूरे होने वाले हैं। यही इसका काम का खबर था। इसरो का 2026 का पहला मिशन, इसरो का 2026 का ये पहला मिशन, इसके बारे में जरा नजर डालिए। ये क्या है? इनको आप जान रहे होंगे, डॉक्टर वी नारायणन है। इन नारायणन जी के बारे में थोड़ा सा कमाल की बात ये रही, ठीक है। इसरो का 2026 का यह पहला मिशन भी फेल हो गया साहब। लगातार 2025 के बाद दूसरा ये मिशन जो है 26 में भी फेल हो गया, और 2026 का ये पहला मिशन बोल सकते हैं जो असफल हो गया हमारा। वैसे 2025 के बाद ये दूसरा मिशन फेल हो गया। PSLV C-62 प्रक्षेपण यान इसको भेजा जा रहा था, 16 उपग्रह उसमें शामिल थे। ये सब खबर इतना जरूरी नहीं है, मैं इसलिए शामिल कर लिया क्योंकि आपको पता है कि जब दूसरा सफल हुआ है तो हो सकता है पहले वाले के भी चर्चा हो जाए आपके साथ, इसलिए यहाँ पे जानना जरूरी है। तेजस आपके नजर पे है, और तेजस को हो गए हैं 25 साल पूरे। भारतीय है ना एयरफोर्स में इसके हो गए 25 साल पूरे। तेजस के बारे में और क्या क्या खास बात है? ये तेजस जो है यह जो है स्वदेश निर्मित है साहब, स्वदेश निर्मित है ना। 25 साल पूरे होंगे हैं तो इसके बारे में कुछ खास बात तेजस के बारे में जरा देखिए। 4 जनवरी 2026 को स्वदेश निर्मित पहले हल्के लड़ाकू विमान को 25 साल पूरे हो गए। जब पहली उड़ान इसने भरी थी, डेट थी 2001, 4 जनवरी 2001 को तेजस ने पहली उड़ान जो है बेंगलुरु में है ना किया था, और उसको उड़ाने वाले उस वक्त के जो पायलट थे विंग कमांडर राजीव कोठियाल। इनके बारे में जानना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन 2001 में जब उड़ा होगा तो कोई तो उड़ाया होगा पायलट, इसलिए जानना जरूरी है। 2003 में इसका शुरुआती नाम इसका LCA था, है ना, लाइट कॉम्बैट है ना, लाइट कॉम्बैट एयरफोर्स विमान, है ना। LCA का नामकरण तेजस के बाद में कर दिया गया था 2003 में। आइए बढ़ते हैं आगे। ICGS समुद्र प्रताप। ICGS समुद्र प्रताप के बारे में क्या खास बात है भैया? तो पहली बात तो ICGS है क्या, इसके बारे में जानते हैं, है ना। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप, ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, ICGS हो गया। समुद्र प्रताप जो है क्या है भैया? ये पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। क्या है? पहला स्वदेशी नियंत्रण पोत है। दूसरा क्या है? सेकंड है ICGS प्रचेत, समुद्र प्रताप प्रचेत। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि जब इसको कमीशन किया जाता है तो भारत अपने
नेवी में बहुत सारा इम्प्रोवाइज करता है, इंप्रूवमेंट करता है और हमारा देश जो है और अधिक शक्तिशाली बन जाता है। खबर उतनी इंपॉर्टेंट थी। अब आते हैं खबर स्लीपर वंदे भारत पे। स्लीपर वंदे भारत पे, वंदे भारत के बारे में क्या खास बात है? पहली वंदे भारत जरा कमेंट करके बताइए कब है? तो 15 फरवरी 2019 को यह दिल्ली से वाराणसी को बीच चलाया गया था, वंदे भारत पहला वाला। लेकिन हम फिर क्यों चर्चा में ले आए हैं? तो पहली स्लीपर वंदे भारत है साहब, तो परिचालन इसका गुवाहाटी हावड़ा मार्ग पे हो गया। प्रारंभ इसका 17 जनवरी 2026 को हो गया। तो गुवाहाटी हावड़ा मार्ग पे पहली वंदे भारत स्लीपर वाली चलाई गई है, याद रखिएगा, है ना। 5 स्टार स्लीपर है वंदे भारत, 5 स्टार। देखिए जरा इसकी व्यवस्था देखिए भाई, A1 क्वालिटी, इसको 5 स्टार भी मिल गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक खबर अटल पेंशन स्कीम से। अटल पेंशन स्कीम के बारे में पहले भी चर्चा हुई है। इसका जो स्कीम का शुरुआत है 2015 में होता है, 2015 में होता है। और कितने वर्ष से कितने वर्ष तक लोग शामिल हो सकते हैं? 18 से 40 वर्ष तक। अब कहोगे साहब 2015 में स्टार्ट हुआ तो अभी इसको बताने की क्या जरूरत है? बताने की जरूरत इसलिए है कि 2025 में इसका काम खत्म हो चुका था, यानी स्कीम बंद होने वाली थी। लेकिन सरकार ने कहा ना, इसको बढ़ाओ, ये स्कीम अच्छा है। सरकार क्या करती है? 60 साल प्लस होने के बाद 1000 से लेकर के 5000 रुपए का पर मंथ पेंशन देती है भारतीय नागरिकों को। इससे क्या होगा? 2030-31 तक इसको बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ा दिया गया? क्योंकि इस स्कीम में 18 से 40 तक नॉन टैक्सेबल पर्सन, जो भारत के नागरिक हो और साथ साथ गैर इनकम जो है प्रदाता हो, तो उनका इनकम टैक्स ना लगता हो, उस अवधि में आने वाले लोग जो है इसको ले लेंगे। और डेट बढ़ा के 30-31 कर दी गई। यही चीज आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, 30-31 कर दी गई है। सारा डिटेल तो पुराना है लेकिन ये नया है। सरस मेला कहाँ लगता है? तो बिहार में लगता है। ये गांधी मैदान पटना में लगा। इसकी थीम थी हुनरमंद हाथों से सस्ता बिहार। पढ़ते हैं आगे। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। सक्सगम घाटी कहाँ है? पाकिस्तान में है। सॉरी, है तो भारत का हिस्सा लेकिन करंटली कब्जा किसका? पाकिस्तान का है। और 1963 में इन हरामखोरों ने क्या किया? इसको उठा करके चीन को दे दिया। है अपना, दे किसको दिया? चीन को दे दिया। अब चीन को दे दिया तो कमाल की बात यह निकलती है कि ये किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो यह हुजा गिलगिट क्षेत्र का हिस्सा है। हुजा गिलगिट क्षेत्र का हिस्सा है। ये कहां पड़ता है? लद्दाख में। एक क्वेश्चन यहीं पे। तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन? कविंदर गुप्ता जी हैं। कविंदर गुप्ता जी हैं। एक चर्चा आया था डोनेरो सिद्धांत, है ना। डोनेरो सिद्धांत कौन लाया है? डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लाया गया है। डार्थ वेडर सुपरबग। डार्थ वेडर सुपरबग एक विशाल समुद्री कीड़ा है जो डार्थ वेडर सुपरबग के नाम से समुद्र में मिला है, खोज हुई है। आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। खबर यह है कि जर्मनी के जो चांसलर हैं, नाम क्या है इनका? फ्रेडरिक मर्ज। ये भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे हो चुके हैं फ्रेडरिक मर्ज के द्वारा। तो 2025 में इसको मनाया गया। 2026 में कुल 75 वर्ष पूरे हुए हैं साहब। किसके? राजनयिक संबंधों के, यानी भारत और जर्मनी का बहुत पुराना संबंध है। और इस बात दौरान जब 2025 में ये आए थे जर्मनी के चांसलर साहब, ये घूमे अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु की भी यात्रा किए। खबर इतनी ही थी। संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं कौन है भैया? ये नाहयान साहब, नाहयान, किंग अब्दुल बिन अल नाहयान। क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं, इनके बारे में जरा जान लेते हैं। मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान साहब जो है, जब यूएई के राष्ट्रपति साहब आए यहाँ पे तो भारत की यात्रा किया इन्होंने जनवरी के महीने में। जब इन्होंने 2026 में यात्रा करी तो कुछ बातें निकल के सामने आई। राष्ट्रपति के रूप में ये तीसरा भारत यात्रा इन्होंने किया। पहला 2022 में किया था, फिर अब 2026 में, अब 2032 में भारत और यूएई का जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता है वो 200 अरब डॉलर के पार पहुंचाने का लक्ष्य है। 2024 में द्विपक्षीय निवेश संधि हुई थी अबू धाबी में। हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। इस पूरे खबर का सार यही है। आपके एग्जाम का जो यूं कहें कि जरूरी पॉइंट का हिस्सा है वह हाउस ऑफ इंडिया ही है कि कब मनाया जाएगा और कहां मनाया जाएगा, कहां बनाया जाएगा। तो यूएई में हाउस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व।
ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो है अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला पर जो हमला कर करके उस वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया गया, इसी का ऑपरेशन का नाम ही ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। निकोलस मादुरो आपको याद हो तो वहां के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जो है उनको उठा लिया गया भैया, है ना, कराकस से। 3 जनवरी 2026 को यह काम किया गया था। अब वहां की जो कार्यकारी यूं कहें कि अंतरिम राष्ट्रपति हैं, है ना, वो डेल्सी रॉड्रिग्ज है, डेल्सी रॉड्रिग्ज है ना, डेल्सी रॉड्रिग्ज। शांति पुरस्कार उठा के इन्होंने दे दिया था भैया, है ना। आते हैं आगे, वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2026। अब ये जो वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2026 है, यह हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। अपने काम की खबर सिर्फ इतनी है कि भारत का स्थान क्या है, तो भैया 199 में से 80वां है। इस 80वां के दौरान इसका मतलब यह है कि 55 देशों तक भारतीय बिना वीजा के जा सकते हैं। पता रहेगा आपको, बढ़िया। 199 देश जो है इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें 227 विभिन्न गंतव्य स्थान भी शामिल किए जाते हैं। और इस हेल्ले में नंबर 1 रैंकिंग है सिंगापुर, नंबर 2 रैंकिंग जापान और दक्षिण कोरिया को कंबाइंड रूप से मिला है। तीसरा स्थान जो भैया डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, स्पेन को है ना। अब तो आपको ये सब जानने की जरूरत भले ना हो, लेकिन ये जानने की तो कतई जरूरत है कि 80वां रैंक का स्थान है, आपको याद रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, हेवन 1 होगा, हेवन 1 होगा। यह वास्ट नामक अमेरिकी निजी कंपनी द्वारा स्थापित किया जाएगा। और आपको पता हो कि INSS, अब हम लोग पुराना वाला नाम भी जान लेते हैं कि अभी तक अंतरिक्ष में काम करने का जो INSS है ना, इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है, ISS, नॉट INSS, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब बनाया गया था, साथ में साहब 1998 में बनाया गया था। तब से कार्यकाल चल रहा है। और ISS बनाने वाली जो 5 एजेंसियां हैं, 5 देशों से मिलकर बनाई गई थी। नाम कौन होगा, नासा, रॉसकॉस्मोस और ऐसा जाक्सा CSA। यानी नासा अमेरिका वाली, रॉसकॉस्मोस रूस वाली, ऐसा जो यूरोपियन वाला, जाक्सा जापान वाला और CSA जर्मनी वाला, ये सब मिलकर के बनाए हैं। इसी के साथ साथ एक और स्पेस स्टेशन बन चुका है ऑलरेडी, और स्पेस स्टेशन बन चुका है ऑलरेडी। इसका मतलब है तियांगोंग चीन, है ना, तियांगोंग चीन, तियांगोंग चीन, ये जो है ऑलरेडी बन चुका है ना। नाम याद रहेगा आपको। नंबर 1 है ISS, नंबर 2 है जो है तियांगोंग, और नंबर 3 अब जो बन जाएगा हेवन 1 बन जाएगा, हेवन 1 बन जाएगा। अब 3 स्पेस स्टेशन ऑलरेडी बन गए। भारत भी टारगेटेड है, बहुत जल्दी ही इसके बारे में आपको अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। हाँ, बहुत बढ़िया। आते हैं आगे। खबर काम की है, बस इतना जान जाइए। ISS 1998 में बना था और तब से कार्य है, उसमें 5 एजेंसियां भी शामिल की गई हैं। बोर्ड ऑफ पीस, अपने यहां GS का बैच आपको अलग से मिल रहा है, और ये आपके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, BO के एग्जाम से रिलेटेड, RO के एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही जरूरी बैचेस शामिल हैं। क्यों शामिल हैं? क्योंकि अगर आपको टीचर बनना है तो आपको पता है आप GS अवॉइड करके टीचर नहीं बन सकते, इसलिए आपको सिलेक्शन में चाहे थोड़ा ही शामिल है, बट आपके रैंकिंग इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ही जरूरी हो चुका है। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप यहाँ पे लगातार, है ना। हेल्पलाइन नंबर नीचे चल रहा होगा, आप कॉल कर सकते हैं और शामिल कर सकते हैं। आइए अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। बोर्ड ऑफ पीस, बोर्ड ऑफ पीस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, गाजा में शांति स्थापित करना। अब गाजा कहाँ है, वही इजराइल के बगल वाला, है ना, जहां पे बहुत सारा नरसंहार ऑलरेडी हो चुका है। अब गाजा में पीस लाने की बात हो रही है, और ये पीस जो है ना, क्या, गाजा में शांति स्थापित करना, साथ साथ अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है। इसकी गठन की घोषणा 22 जनवरी 2026 को किया गया है। भारत सहित 60 देश इसमें शामिल हैं, जो कि निमंत्रण बोर्ड ऑफ पीस ने दिया हुआ है। पहला सम्मेलन इसका दावोस में हो भी गया। लो, कहानी खत्म, दावोस में, है ना, दावोस में। आते हैं आगे। अब कुछ इकोनॉमिकल घटना आपके सामने है,
आते हैं और समझते हैं कि क्या जरूरी हिस्सा है। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, है ना। बहुत बढ़िया। अब इन इकोनॉमिकल घटनाओं के बारे में जरा चर्चा करते हैं, समझते हैं। आपको ये जो डेटा है एक तरीके से जो सबसे अपडेटेड मंथ वाला मैं बताऊंगा, एग्जाम से जो सबसे सेकंड लास्ट में फर्स्ट वाला होगा। एग्जाम मान लीजिए आपका होने वाला है जून में या मई में होने वाला है, तो अप्रैल में जो डेटा बताऊंगा ये आपको याद रखना है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिन लोगों का एग्जाम इस मंथ होगा वो ये डेटा को पढ़ के जाएंगे, तो डेटा इकोनॉमिकल वाले आपको सबसे अपडेटेड वाले रखने हैं। दिसंबर 2025 के अंत तक आरबीआई के पास आरक्षित जो विदेशी मुद्रा कोष है ना, जिसको हम लोग फॉरेन करेंसी भी बोलते हैं, 696.61 डॉलर है ना, 696.61 लगभग 700 अरब डॉलर के आसपास जो है शामिल है। 2024 की तुलना में 56.33 अरब डॉलर ज्यादा है। अब इससे क्या पता चलता है कि हमारा देश कितना अभी निर्यात आयात को कर सकता है, इससे पावर ऑफ कंजम्पशन को भी बढ़ावा मिलता है। भारत पर जो अभी तक बाह्य ऋण है यानी कि हम लोग जितना अभी कर्जे में है, उसका जो वैल्यूएशन है 746 अरब डॉलर है। ऑलरेडी हम लोग 700 से नीचे पे हैं हमारे फॉरेन करेंसी के तौर पे, फॉरेन रिजर्व के तौर पे, बट उससे ज्यादा तो हमारे ऊपर कर्जा है। दीर्घकालीन ऋण इसमें 609 अरब डॉलर का है, 137 अरब डॉलर का जो है अल्पकालीन ऋण है, जिसको हर साल चुकाना पड़ता है। 18.5% के आसपास इसका वेरिएशन आता है। जीडीपी का लगभग 19.2% हम लोग को जो है ये कर्जे में चला जाता है हर महीने, मान लीजिए। एनएसओ का पहला अग्रिम अनुमान आया है। एनएसओ का पहला अग्रिम अनुमान आया है। आपको पता सीएसएसओ एनएसएसओ सब मिला करके एक बॉडी बनाई गई एनएसओ, उसी के बारे में चर्चा है और मैं इसका शुभंकर ऑलरेडी बता चुका हूं, आप स्टार्टिंग में ध्यान दीजिएगा, है ना। आते हैं समझते काम की बात। एनएसओ के पहला अग्रिम अनुमान के अनुसार 2025-26 में देश की जीडीपी में लगभग 7.4% की वृद्धि दर्ज की है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जो है उसमें 2.60% की वृद्धि है ना, वृद्धि हुई है साहब। द्वितीय क्षेत्र में 6.6% है ना, और तृतीय क्षेत्र में 9.1% की वृद्धि हुई है ना। प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र आपको, तृतीय क्षेत्र आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। एक वर्ड आया था बीच में ऑरेंज इकोनॉमी का, किसका? ऑरेंज इकोनॉमी का, बजट में एक चर्चा में रहा था। आपको पता है ऑरेंज इकोनॉमी? ऑरेंज इकोनॉमी आपको पता है? ये जो ऑरेंज इकोनॉमी है ऑलरेडी आपको पता है, जितने भी ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर हैं, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर कहां पे? यूट्यूब पे है ना, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, तमाम सारी वो जगह हैं जहां जहां पे आप इनकम जनरेट कर सकते हो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन करके, उसको ऑरेंज इकोनॉमी बोला गया था और बजट में चर्चा में था, इसलिए बता दिया। आप लोग उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। जैसे आईआईटी मुंबई जो है उसका सहयोग दे रहा है, क्या किया जाएगा उसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं सब बजट वाले सेक्शन में, बट आप जानिएगा जरूर। निर्यात तैयारी सूचकांक, ये क्या भैया? निर्यात तैयारी सूचकांक ये जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया जाता है, जो 14 जनवरी 2026 को जारी किया गया। ये अब तक का चौथा संस्करण है, तो आपको संस्करण बिल्कुल याद नहीं करना है, लेकिन उस तैयारी में जो 4 स्तंभ शामिल किए इनको पता होना चाहिए, जैसे निर्यात अवसंरचना, व्यापारिक पारितंत्र और नीति व शासन, निर्यात प्रदर्शन, ये जरूरी वर्ग हैं, है ना, जरूरी स्तंभ हैं। 3 वर्ग अग्रणी, चैलेंजर, आकांक्षी, इस सेक्शन में इसको दिया जाता है। और बड़े राज्यों में जो टॉप 3 राज्य हैं उनके बारे में जरा सुनिए, बहुत कमाल का बात है। बड़े राज्यों में टॉप 3 पे है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। ये ही जो राज्य हैं जो सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। 17 बड़े राज्यों में जो भी ये टॉप के हैं 17 बड़े राज्य, उसमें 8 राज्य लीडरशिप में है, 4 राज्य चैलेंजर में है, 5 राज्य एस्पायरर में है। पहला बात यही समझिए कि ये 17 बड़े राज्यों में जो 8 राज्य हैं लीडर, चैलेंजर, एस्पायरर में
काउंटेबल है। निर्यात तैयारी सूचकांक इस पूरे करंट अफेयर का, यानी कि ये इस वाले सेक्शन का जो मुख्य बात हो गया, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू का हो गया, वो ये हो गया कि ये स्टेट याद रख लीजिए, टॉप 3 महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, बस इतनी सी बात है। छोटे राज्यों में जो पूर्वोत्तर के केंद्र शासित प्रदेश है उसमें उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और नागालैंड शामिल किए गए हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात भारत के कुल निर्यात का लगभग 56% निर्यात करते हैं। यही तीनों स्टेट आपको पता हो कहां गया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात भारत के कुल निर्यात का लगभग 56% यही करते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश का स्थान, खासकर अपने स्टेट एग्जाम के लिए इसको पॉइंट को याद रखिए, चौथा स्थान है साहब, फोर्थ, है ना, फोर्थ स्थान ऑलरेडी जानते रहिए। यूपी का स्थान, यूपी के एग्जाम के लिए चौथा स्थान। बिहार का स्थान 5वां। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे आपको जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वस्तुगत व्यापार जो 25-26 में हुआ था उसमें आयात ज्यादा हुआ कि निर्यात ज्यादा हुआ, तो साहब आयात ज्यादा हुआ, यानी हम लोग का व्यापार घाटा बढ़ा। 578.61 मिलियन जो है आपका आयात किया गया, निर्यात जो 330 अरब डॉलर का किया गया, ये आपको जानने की जरूरत है। सेवाओं का व्यापार 152 और निर्यात जो है 303, यानी हम लोग सर्विस सेक्टर में आगे हैं। हमारे यहाँ से वर्क एम्प्लॉयर खूब विदेशों जाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, इसमें हम लोग आगे हैं। 303 अरब डॉलर का हम लोग निर्यात किया सेवाओं का, और आयात किया 152 का, तो यहाँ पे हम लोग सरप्लस है। भारत का जो व्यापार अधिशेष है नकारात्मक है साहब, नेगेटिव है, हम लोग अभी भी घाटे में है। कितने, 96.58 अरब डॉलर का। बढ़ते हैं आगे। यूरिया उत्पादन, खूब यूरिया को लेकर के चर्चा होती है। अभी रशिया ने यूरिया देने से मना कर दिया। तो उर्वरक उत्पादन में क्या है, यूरिया खपत का लगभग 87% भाग देश में उत्पादित हो जाता है, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी भी तो बच रहा 17%, 13%, वो कहां से आएगा, तो वो अलग देशों से आता है। एनपीके खपत का 90% उत्पादन देश में हो जाता है, इसका 524.6 लाख टन ऑलरेडी है। खबर अब इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में छपने वाला है, इसको जरा ध्यान दीजिए। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ भैया, तो चेनाब नदी पे है। चेनाब नदी पे संचालन इसका राज्य जल विद्युत निगम करता है, और यहीं पे चेनाब से रिलेटेड कुछ बात और है ना, आप शॉर्ट नेम याद रखिए, भाग साला दुल्हा, है ना। नौकरी मिल जाएगी तो आपको सुबह सुबह कुछ बढ़िया बढ़िया, है ना, गालियां मिलेंगी। शादी के मंडप वाले सेशन में क्या बोलते हैं उसको, द्वार वाला जो होता है लास्ट में। तो आपको यही याद रखना है कि आपकी जो परम प्रिय शालियां हैं वो ये कुछ गालियां दे रही हैं, भाग साला दुल्हा, है ना, मजाक में भाई। तो इसको आप यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई कर लीजिए। ये जो 3 है, बगलिहार, है ना, बगलिहार, भाग बगलिहार, आप याद रख लीजिए, बगलिहार, सालाल, दुलहस्ती, बगलिहार, सालाल, दुलहस्ती, ये तीनों जल विद्युत परियोजनाएं किसमें है, चेनाब नदी पे, बस यही याद रख लीजिए। ये बताने के पीछे का पर्पज, ये चेनाब नदी पे कितनी परियोजनाएं चलती है, जल विद्युत परियोजनाएं, तो 3 चलती है, बगलिहार, सालाल, दुलहस्ती, भाग साला दुल्हा। ठीक है, आते हैं आगे। बीवी जी राम जी, अभी जस्ट पूछा गया था भाई साहब, है ना। बीवी जी राम जी का फुल फॉर्म ही याद रखिए आप। यहां तक जाते जाते सब लोग धराशायी हो जा रहे हैं, यहां तक भूल जा रहे हैं, और वो कंफ्यूजन कहां पे करता है मैं पहले बता देता हूं। बीवी जी राम जी अभी जस्ट पूछा गया था यूमेरस के एग्जाम में, बहुत सारे लोग कंफ्यूज। विकसित भारत ग्रामीण, इतना याद रहेगा आपको, विकसित भारत ग्रामीण। राम का फुल फॉर्म याद कर रखिए अलग से, राम याद कर रखिए अलग से, रोजगार एवं आजीविका मिशन, रोजगार एवं आजीविका मिशन, और जी का मतलब होता है ग्रामीण, है ना, ग्रामीण, है ना, ग्रामीण। विकसित भारत गारंटी, है ना, फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, बीवी जी राम जी, याद रख लीजिए फुल फॉर्म। इसमें कितने दिन का रोजगार दिया जाना है, तो 125 दिन का। पहले कितने दिन का था, तो 100 दिन का था। इसमें 60 दिन का गैपिंग भी मिलेगा रबी और खरीफ की फसलों में। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपको पता है उस दौरान जितने भी किसान भाई साहब हैं, जितने लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम है,
वो अपना काम कर रहे होते उस दौरान ये काम करने में उनको दिक्कत है, क्योंकि वो उनका अपना काम है ना, वो भी तो करना चाहिए। तो इसमें 60 दिन का गैप दिया गया है, 100 से बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया है। बीवी जी राम जी अब की बारी योजना में लाया गया है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, प्रोसेस हो चुका है। तब तक जब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तब तक के लिए वो पुराना ही यानी कि मनरेगा ही काम कर रहा है, मग नरेगा, है ना, नरेगा फिर मग नरेगा, अब बीवी जी राम जी। पहले क्या आया था? पहले आया था नरेगा, है ना, नरेगा, फिर क्या बदल के हुआ? मग नरेगा, है ना, मग नरेगा, है ना, मग नरेगा। अब क्या हो गया? बीवी जी राम जी, बीवी जी राम जी, है ना। इनके बारे में डिटेल में ऑलरेडी जनवरी के महीने में कर चुका हूं, बजट वाले सेक्शन के आसपास। इंस्पायर्ड गैम्बिट युद्धाभ्यास 2026, इसके बारे में क्या जानते हैं? इसका मतलब यह है कि ये जो गैम्बिट युद्धाभ्यास है अमेरिका और पाकिस्तान कर रहा है। लो, दुश्मनों ने कुछ चाल चली है, पॉइंट चलते हैं आगे। कुछ नियुक्तियों के बारे में जानते हैं साहब, कुछ नियुक्तियों के बारे में जानते हैं। एनआईए के नए महानिदेशक बने हैं राकेश अग्रवाल। सुनिएगा, खाली सुनिएगा, होता क्या है, कई बार चीजें समझ में आनी चाहिए। एनआईए के नए महानिदेशक राकेश अग्रवाल, आईटीबीपी के नए महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर, है ना। बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं प्रवीण कुमार, बीजेपी के सबसे युवा राज्यसभा अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय नॉट राज्यसभा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। नितिन नवीन बने हैं 12वें बांकीपुर पटना के विधायक हैं, ये 12वें नंबर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के 12वें नंबर के, और ये बांकीपुर पटना के विधायक हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे बीजेपी के? अटल बिहारी वाजपेयी थे। डीडी न्यूज की महानिदेशक कौन बनी है? ममता वर्मा। एसबीआई के प्रबंध निदेशक बने हैं रवि रंजन। एसबीआई के प्रबंध निदेशक कौन बने? रवि रंजन। आरजेडी की कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? तेजस्वी यादव। ये तो आपको पहले से पता है, एक बार फिर से रिकॉल। एनआईए के नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के नए महानिदेशक राकेश अग्रवाल। आईडीपीपी इंडियो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक बने हैं प्रवीण कुमार। बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, 12वें नंबर के हैं, पहले वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी। डीडी न्यूज की महानिदेशक बने हैं ममता वर्मा, डीडी यानी कि दूरदर्शन। एसबीआई के प्रबंध निदेशक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक रवि रंजन। आरजेडी के तेजस्वी यादव। पुरस्कार किन किन को मिला है जरा नजर डालते हैं, काम की खबर है ना। इफ्को साहित्य पुरस्कार 2025 मैत्रेयी पुष्पा को मिला है, मैत्रेयी पुष्पा को मिला है। 2024 के चंद्रकिशोर जायसवाल बिहार को मिला था, है ना। 25 का इनको मिल गया है, तो 24 का किसको मिला? तो वहां मिला। 2011 से इसका शुरुआत है इफ्को साहित्य पुरस्कार का। 2011 से शुरुआत किया गया था, केवल हिंदी भाषा के लेखकों को दिया जाता है इफ्को साहित्य पुरस्कार। इफ्को का युवा साहित्य सम्मान किसको मिला है? अंकिता जैन को मिला है, अंकिता जैन को मिला है। गोल्डन ग्लोब प्राइज 2026 किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ निदेशक बने हैं पॉल थॉमस एंडरसन, उनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ड्रामा, उनको मिला है वैगनर मोरा को मिला है द सीक्रेट एजेंट के लिए। याद रखिएगा, द सीक्रेट एजेंट वैगनर मोरा, सीक्रेट एजेंट मोरा, है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता म्यूजिकल टिमोथी चालामेट को मिला है, ये मार्ट सुप्रीम को ऑलरेडी माना जाता है ना। बढ़िया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा मिला है जेसी बकली को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला है म्यूजिकल कॉमेडी रोज बर्न को। बाफ्टा प्राइज के बारे में जरा जानना जरूरी, इसको जरा ध्यान लेते हैं। बाफ्टा पुरस्कार 2026 में दिया गया है, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें इंडियंस को शामिल किया गया है। मणिपुरी भाषा की फिल्म नाम है बुंग। क्या नाम है साहब? बुंग। बाफ्टा पुरस्कार बुंग को सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म के तौर पे इस श्रेणी में नामांकित किया गया था, और यह मणिपुरी लैंग्वेज में है, मणिपुरी लैंग्वेज में। मणिपुर के बारे में बहुत सारी जो है बुरी खबरों के बीच में एक अच्छी खबर है, ये जानना जरूरी था। इंदिरा गांधी साहित्य पुरस्कार के बारे में जरा जानिए। शांति और निशस्त्रीकरण और विकास के लिए ग्रोसा मर्शल को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के तौर पे, है ना। आपको सिर्फ इतना ही जानना था। अजीत पवार ये महाराष्ट्र के क्या थे? उप मुख्यमंत्री थे। हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई 28 जनवरी 2026 को। मुंबई से ये जा रहे थे बारामती, और उसी दौरान उनका जो प्राइवेट जेट था VSR वेंचर,
चला रहा था और कैप्टन थे सुमित कपूर शाम्वी पाठक, और उसी दौरान इनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। प्रमुख दिवसों के बारे में जरा जानिए। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी थल सेना दिवस। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। साथ साथ 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस। एक सेक्शन में हमेशा रखता हूं लास्ट में, इसलिए क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ लेता है एग्जाम में, तब आप कहते हैं कि यार ये तो याद नहीं है। मैं रिवीजन मोड में इसको करवाता हूं, इसलिए आपको रख देता हूं। अब कुछ बुक्स हैं, उनके राइटर हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अनगिनत पुस्तक होती है, उनमें से 4-5 मैं बता देता हूं जो कि जरूरी होते हैं। घोष टाइप को लिखने वाले अमिताभ घोष, मिडनाइट ट्रेन को मैट हैग, अंतरराष्ट्रीय पतंग घोष। अब इस महीने में सिर्फ ये 2 किताबें ही जरूरी लगी जो कि आपको बता दिया गया। ऐसे करके 12 महीने में या यूं कह के 8 से 10 महीने में कितनी हो जाएंगी? 20 से 25 हो जाएंगी किताबें। तो हर महीने 1-2 ही जरूरी होती है, सारी की सारी नहीं। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहां मनाया गया? 10 से 14 जनवरी को अहमदाबाद गुजरात में मनाया गया। मुख्य अतिथि उस दौरान थे फ्रेडरिक मर्ज साहब। ये कहां के थे? जर्मनी के। अभी बताया ना, उन्होंने वहां की यात्रा करी थी। मुख्य अतिथि थे ये जर्मनी के। गोवा राज्य का तीसरा जिला बनाया गया है कुशावती। गोवा राज्य का तीसरा जिला बनाया गया है, कुशावती को बनाया गया है। तीसरा जिला कौन? कुशावती। कुशावती, गोवा में कुशावती तीसरा जिला है। वैसे कुल कितने जिले हैं? दिल्ली में कितने हैं? 13 बनाए गए थे साहब, याद कोई? सॉरी, हरियाणा में कितने बनाए गए? 13 बनाए गए थे। दिल्ली का भी विस्तार करने की बात चल रही थी, बट कोई नहीं, हरियाणा में 13 बन गए हैं, गोवा में तीसरा हो गया। और विश्व पुस्तक मेला की भी बात कर लेते हैं साथ साथ। दिल्ली की बात हो गई तो विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में मनाया गया। फोकस देश था स्पेन और थीम राज था भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य एवं प्रज्ञा @75। यानी 75 वर्ष पूरा होने में भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य एवं प्रज्ञा @75 ये इसका चर्चा रहा। फोकस देश स्पेन रहा। न्यू विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली के दौरान। खेलकूद से रिलेटेड कुछ बातें। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 हुआ। कहां पे हुआ साहब? तो नई दिल्ली में हुआ। इस नई दिल्ली के दौरान आपको पता है 13 से 18 जनवरी में जो पुरुष एकल था उसको जीतने वाले थे लिन चुनई। आप जो याद कर पाए, लिन चुनई ये चीनी के ताइपे हैं, यानी चीनी ताइपे मतलब ये ताइपे एक जगह चाइना में, वहां से आते हैं। महिला एकल ऑन से यंग दक्षिण कोरिया का। अब दोनों के दोनों जो है विदेशी है, तो अपना काम है याद रखने का क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना काम याद रखने का ये है कि इंडियन ओपन बैडमिंटन ये कहां पे आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। सोजर्ड मार्जिने भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बने हैं। दिल्ली के आर्यन वासरडे भारतीय है ना, सोजर्ड मार्जिने ये भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बने हैं। स्रोजर्ड मार्जिने बने हैं। दिल्ली के आर्यन वासरडे भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। याद रखिएगा, आर्यन वासरडे भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। 91वें तमिलनाडु के एलएम पार्थी AR और राहुल VS बने थे। ये 92 बने थे, 91 नंबर के ये थे। याद रखने के लिए ये नहीं था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्या खास बात है? एनीमिया का पहला ओरल दवा। एनीमिया का पहला ओरल दवा आपको पता है, जितने भी थैलेसीमिया से रिलेटेड लोग हैं, थैलेसीमिया में क्या होता है? ब्लड बनना बंद हो जाता है, उनको खून अलग से मीहैप्यूएट, पहली ओरल जो दवा है मीहैप्यूएट इसका नाम है। ये थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए सिर्फ बनाया गया है। थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए खून की कमी हो जाती है, उनके शरीर में ब्लड नहीं बनता, उनको देना पड़ता है, बहुत जरूरी हो जाता है। टैगाटोज ये क्या है? ये एक तरीके का प्राकृतिक शर्करा है। सुक्रोज की तुलना में लगभग 92% ज्यादा मीठा होता है। टैगाटोज ये नेचुरल है, इसलिए इसका कंजम्पशन करना भी शुगर से जो संबंधित मरीज हैं उनके लिए जरूरी हो जाता है और बड़े अच्छा काम करेगा।
टैगाटोज। याद रखिएगा क्या है, यह एक नेचुरल शर्करा है, सुक्रोज से 92% ज्यादा मीठा है। पंखुड़ी पोर्टल, ये क्या है साहब पंखुड़ी पोर्टल, इसके बारे में जरा जानिए। पंखुड़ी पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया गया है। उद्देश्य क्या है, महिलाओं का पोषण के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, पुनर्वास के बारे में आदि के बारे में देखभाल करना है। यानी पंखुड़ी पोर्टल किससे रिलेटेड है, विमेन से रिलेटेड है। चलाने वाला कौन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। याद रहेगा आपको पंखुड़ी पोर्टल, बहुत बढ़िया। रूट विल्ट रोग, ये नारियल के पौधे में रूट विल्ट रोग होता है, फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया के कारण ये होता है। रूट विल्ट रोग नारियल के पौधे में होता है, याद रखिए। रूट विल्ट रोग का कारण क्या है, ये फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया है। फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया है ये। रूट विल्ट रोग नारियल के पौधे में पाया जाता है। बढ़िया। करंट फ्राइज एवं वृंदावनी, ये क्या है, करंट फ्राइज एवं वृंदावनी ये क्या है, ये है कि यह गाय की 2 नई कृत्रिम नस्ल है। गाय की ये 2 नई कृत्रिम नस्ल है जो कि वृंदावनी और करंट फ्राइज के नाम से जानी जाती है ना, गाय की नस्लें हैं। 3D प्रिंट स्वचालित मौसम स्टेशन, ये पहली बार 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन बनाया गया है। कहां पे बनाया गया है, तो दिल्ली में बनाया गया है, दिल्ली में स्थापित किया गया है, दिल्ली में। भारत का पहला 3D प्रिंट स्टेशन है साहब, भारत का पहला है, इसलिए बहुत जरूरी है, याद ही रख लीजिएगा, ये जरूर छपेगा एग्जाम में, एकदम छपने वाला क्वेश्चन है ना, छपने वाला क्वेश्चन है। 3D प्रिंट IITM पुणे के द्वारा विकसित किया गया है पहली बार। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर, फिर से भारत का पहला, इस खबर को जरा ध्यान से देखिए और समझिए। हाँ, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 1.5 टेस्ला MRI मशीन स्कैनर बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप्स ने बनाया है, जिसका नाम क्या है साहब, जिसका नाम ये है वॉक्सलग्रिडस के द्वारा MRI मशीन। अभी तक आपको पता है जितने भी MRI मशीन वगैरह आती थी सब जर्मनी से आती थी या तो फ्रांस से आती थी, है ना। आपने खान सर का नाम खूब सुना होगा, उनके हॉस्पिटल में भी जर्मनी से ही खूब खरीद के वर्त किया। तो अगर भारत में बनेगा तो उसकी कॉस्ट कम होगी, सबसे पहली बात स्वदेशी होगा, तो उसको यूं कहेगी कुछ खराबी आएगी तो उसको बनने में बहुत आसानी होगी, अन्यथा वहां जर्मनी से बुलाना उसके लिए बहुत खर्चेदार व्यवस्थित बात हो जाती थी। ठीक है, आते हैं आगे। भारत का पहला सरकारी अस्पताल, भारत का पहला, अब पहला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक। यूं याद रखिए कि AI क्लिनिक के बारे में जरूर जानना चाहिए। AI क्लिनिक की शुरुआत कहां पे हुई है, तो ग्रेटर नोएडा में हुई है। किस पे हुई है, ग्रेटर नोएडा में हुई है, भारत का पहला AI क्लिनिक, याद रखिएगा। दिल्ली सरकार ने रेबीज को अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया है, इतने कुत्ते बढ़ गए हैं, अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया है दिल्ली सरकार ने रेबीज को। इससे फायदा क्या होगा, इंश्योरेंस वगैरह मिलना भी आसान हो जाएगा, तमाम सारे ऑप्शंस होते हैं। इंडस डर्मा ऐप, ये क्या है, इंडस डर्मा ऐप, इसको याद रखिए, इंडस डर्मा ऐप, यह गूगल के सहयोग से विकसित किया गया है। भारत का पहला 3D फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी आर्मी, थोड़ा लंबा हो गया, इसको शॉर्ट करते हैं, मैंने बोला इंडस डर्मा ऐप गूगल के सहयोग से विकसित किया गया है, खत्म बात। भारत का पहला 3D फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी आर्मी बनाया गया है, ये एक तरीके का हॉस्पिटल है जो दिल्ली में बनाया गया है। दिल्ली में एडवांस इमेजिंग को मैनुअली इन्वेसिव ग्लूकोमा सर्जरी के साथ साथ मिलाकर सफलतापूर्वक पूरा किया है। थोड़ा सा बस ये याद रखिए भैया कि 3D फ्लेक्स कहां जारी किया गया है, तो नई दिल्ली में, याद रखिएगा। ये ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें एडवांस इमेजिंग को मिनिमली इन्वेसिव ग्लूकोमा सर्जरी में शामिल किया गया। आपको पता ना ग्लूकोमा है ना, तमाम सारे उपाय होते हैं, उसके साथ मिलाकर के सफलतापूर्वक नई दिल्ली में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, बढ़िया।
एक और खबर जो जरूरी है, बगरुम्मा देहू कार्यक्रम। ये क्या है, नाम याद है, बगरुम्मा देहू कार्यक्रम। बगरुम्मा देहू कार्यक्रम ये असम के गुवाहाटी में मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है बगरुम्मा देहू कार्यक्रम? ये खिलते फूलों के प्रतीक के रूप में बगरुम्मा देहू कार्यक्रम मनाया जाता है। यानी लोग जो है इतने ज्यादा नेचर से रिलेट करते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। भारत है भैया, नेचर की पूजा हमेशा से होती रही है, प्रकृति के पूजक रहे हैं हम लोग, है ना। तो बगरुम्मा महोत्सव खिलते फूलों का त्योहार है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। अभी इसकी क्यों बात हुई है? बात ये हुई, ग्रीनलैंड को कब्जा करने के लिए अपने डोनेरू सिद्धांत देने वाले अपने डोनाल्ड मजाक कर रहा हूं भाई, डोनाल्ड ट्रंप नाम है, अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब ग्रीनलैंड को कब्जा करने के लिए कह रहे थे। तो चर्चा में आया है तो हम लोग को जानना जरूरी है। यह ग्रीनलैंड है करेंटली किसके अंडर में आता है? तो डेनमार्क के अंदर आता है। ये डेनमार्क वही है ना, ग्रीनलैंड वाला। राजधानी कहां यहां पे साहब? तो नूफ है, नूफ है, नूफ है, नूफ है ना, नूफ है ना। वहां पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है डेनमार्क ग्रीनलैंड में? कलाकुल्लिसुत, कलालिसुत, 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 कलालिसुत जो आप कह पाओ, है ना। 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन जो है ग्रीनलैंड में ही होता है ना। सबसे लंबा दिन ग्रीनलैंड में ही होता है। 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन ग्रीनलैंड में होता है। ठीक है, बढ़िया खबर रही, अच्छा काम करा, नौफ याद रखिएगा। और कुछ कमाल की बात है, और कुछ कमाल, आइए कुछ नेचर से रिलेटेड और बातें जानते हैं जो हमारे इकोलॉजी का हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक में कॉनकॉर्डिया स्टेशन पर, कौन से स्टेशन पे साहब? कॉनकॉर्डिया स्टेशन पे। कौन से स्टेशन पे? कॉनकॉर्डिया स्टेशन पे, है ना। कॉनकॉर्डिया स्टेशन पे विश्व का पहला पर्वतीय बर्फ भंडार बनाया है। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? बात ये हुई है, अंटार्कटिका के एक कॉनकॉर्डिया स्टेशन है, वहां पे पहला पर्वतीय बर्फ भंडार बनाया गया। इसका मतलब ये है कि उसको उसी अवस्था में बनाए रखने के लिए उन्होंने कुछ प्रयास किया है। आपको बताया बहुत तेजी से जो अंटार्कटिका और आर्कटिक का बर्फ पिघल रहा है, और बर्फ पिघल रहा है तो आपको बहुत सारा पता है कि जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा ही, और बढ़ेगा तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश को डूबने का खतरा लगातार जारी है, और अपने यहाँ भी बहुत मुश्किल है। जैसे एक तो वो पड़ोसी देश मालदीव हो गया और अपना लक्षद्वीप हो गया, ये दोनों भी डूबेंगे। बहुत हद तक छोटे छोटे जो आइलैंड है अपने अंडमान निकोबार वो भी डूबेंगे, तो अपना भी नुकसान है साहब। तो पढ़ना जरूरी है ना, पढ़ना जरूरी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य याद रखिएगा कहां है? राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश का पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य जो है, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य भी इसमें शामिल कर लिया गया है संवेदनशील क्षेत्रों के तौर पे। आपको याद रखना है, या यूं कहें कि कमेंट करके बताइए पार्वती अर्गा कहां पे है। मैंने कई बार चर्चा करा है। इको सेंसिटिव जोन, ये क्या है? इको सेंसिटिव जोन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1976 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाते हैं। सामान्यतः ये अभयारण्य 10 किलोमीटर क्षेत्र का संरक्षित क्षेत्र लगभग बना दिया जाता है। आप कभी अगर दुधवा नेशनल पार्क जाओ या फिर उधर जिम कॉर्बेट चले जाओ, है ना, उसके अंदर कुछ एक विशेष स्थान है जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी प्रतिबंधित है, कोई नहीं जा सकता, ह्यूमन जा ही नहीं सकता। तो वो एरिया लगभग 10 किलोमीटर के आसपास का होता है, और आपको पता है 40 से 42 किलोमीटर क्षेत्र का पूरा जंगल होता है। जब मैं जिम कॉर्बेट गया था तब ये बात मुझे वहां पे करीब से देखने को पता चली थी, और वह अक्सर बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होता है, यहाँ पे जाने की आजादी नहीं है। खबर कुछ और काम की है, रामसर के बारे में बात कर ली थी मैंने। रामसर में अब कुल जो है कुल टोटल रामसर साइट है 98 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 98 हो चुके हैं। तो 98 को मैं फिर से चर्चा कर लेता हूं, जिसमें 97वां है छारीदांड, जो कच्छ का पहला और गुजरात का 5वां अभयारण्य है। ये रामसर साइट, मतलब रामसर साइट 97वां छारीदांड है, जो कच्छ का पहला, गुजरात का 5वां है। 98वां कौन है? पटना पक्षी अभयारण्य है। इसको अभी जस्ट आरपीएससी के एग्जाम में एज इट इज पूछा था, एज इट इज पूछा था आरपीएससी के बारे में।
उत्तर प्रदेश का एटा जिला जो है, उत्तर प्रदेश का जो एटा जिला है वहां पे पटना पक्षी अभयारण्य पाया गया है। अब कुछ लोगों ने बड़े शौक से लगा भी दिया था पटना में पाया जाने वाला है, तो ये बिहार में होगा। कहाँ पे होगा? बिहार में होगा। ऐसा करके आ गए थे और फटाफट उसके नंबर माइनस हो गए। तो पटना पक्षी अभयारण्य पटना में ना होकर के कहाँ है साहब? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह पे? एटा में है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य भी यही है। यह कमाल की बात है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य भी यही है। कौन? पटना पक्षी अभयारण्य। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और यह रामसर साइट से भी लेना देना नहीं है, ये मैंने इसके टाइम पे बता दिया। आइए बढ़ते आगे। टायलर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार 2026। टायलर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार 2026 किसको दिया गया है? तो अमेरिकी जीव वैज्ञानिक है साहब, अमेरिकी जीव वैज्ञानिक, इनका नाम है टोबी कियर्स। इनका नाम क्या है? टोबी कियर्स। ये माइकोराइजल नेटवर्क पर शोध करने के लिए इनको दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार भी इन्हीं को, मतलब विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार इसको माना जाता है। और किनको मिला है? टोबी कियर्स को मिला है टायलर पर्यावरण पुरस्कार। एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी लिमिटेड के द्वारा, जिसका शॉर्ट टाइम में IREDA है ना, इरेडा, ने जाम्बिया में 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र जो है लगाया है। लगभग इस पे खर्च हुआ है $22.5 मिलियन, है ना, $22.5 मिलियन जो है इन्वेस्ट हुआ है। और पहले विदेशी हरित ऊर्जा ऋण को मंजूरी दी गई है। और किस देश को जाएगा ये ऋण? जाम्बिया को जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहां पे एक तरीके का 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। जाम्बिया है ना, जाम्बिया अफ्रीकन कंट्री है, ये है ना, अफ्रीकन कंट्री है। बढ़िया। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर, एकदम खबर इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम के लिए खासकर। जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर लखनऊ बन गया है। जीरो फ्रेश वेस्ट शहर, है ना, उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट है भैया, ये याद रखिएगा, है ना, लखनऊ को जरूरी है। विश्व का सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना कहां बनाई जा रही है? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में बनाई जा रही है साहब, काकीनाडा में बनाई जा रही है, काकीनाडा में बनाई जा रही है। उत्पादन कितना होगा अमोनिया का वहां पे? लगभग 1.5 मिलियन टन हर साल पैदावार होगी, है ना। बढ़ते आगे। खबर ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी खबर है। बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना था साहब? तो पेरू बना था। ये रिवाइज मोड पे है, अगर आपको पता तो रिवीजन हो रहा है। बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? पेरू बन गया। 2025 याद रख लिया ना आपने, बहुत अच्छा। 2025 अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित हो चुका है ला नीना के कारण। अरलम केरल का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है। कहां पे साहब? कन्नूर जिले में है। कन्नूर जिले में अरलम बना है ना। अरलम केरल का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया है, जो कि कन्नूर जिले में है। इसका जो क्षेत्र है 55 वर्ग किलोमीटर का है। लगभग 1984 में जो स्थापित किया गया था अभ्यारण्य। और एक लास्ट खबर, चावल उत्पादन में राइस प्रोडक्शन में हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। नंबर 1 पे अब भारत आ चुका है ना। बहुत बढ़िया, ये सेशन आप ही के लिए था। और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो खबर है आपको एक बार रिवीजन मोड पे सुन लेने, ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो और बेहतर सिलेक्शन के लिए आप आगे बढ़ते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जीएस की बैचेज लगातार आपके सामने है। बहुत बढ़िया, ओके, धन्यवाद।